गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 3 अक्टूबर और आज प्रेप पॉइंटर्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। ढाक के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली आसाम और वेस्ट बंगाल के अंदर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है जिसका नाम है ढाक। ट्रेडिशनली इसको मेल्स के द्वारा यूज किया जाता था, लेकिन पहली बार इसको फीमेल के द्वारा भी यूज किया गया। इसके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष, ये एक स्कीम लॉन्च की गई है ट्राइबल एरियाज के लिए झारखंड में मोदी जी के द्वारा। उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। हैज फंड के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं, बड़ा न्यूज में रहता है हैज फंड, तो आज हम लोग बात करेंगे हैज फंड बेसिकली होता क्या है और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा न्यूज में है। उसके अलावा क्रूज भारत मिशन, सरकार चाहती है कि इंडिया अगले 5-6 सालों के अंदर वर्ल्ड में एक ग्लोबल लीडर बने जो क्रूज पे लोग जाते हैं टूरिज्म के पर्पज से। उस पर्सपेक्टिव से आर्टिकल हम लोग करने वाले हैं। उसके अलावा भाई अंटार्कटिका के अंदर एक माउंटेन है, बेसिकली एक वोल्केनिक माउंटेन है, वो अभी इरप्ट हुई है और उससे गोल्ड निकल रहा है। तो उस यूनिक से वोल्केनिक इरप्शन के बारे में बात करेंगे, अंटार्कटिका में जो पड़ता है। उसके अलावा इसराइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह से इसराइल के अंदर इशू चल रहे हैं, ईरान ने अटैक किया है, बदले में उसने रिटेलिएट किया है, तो उस बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। उसके अलावा स्वेलो टेल बटरफ्लाई क्या है, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर पाई जाती है, लेकिन इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है। उस रीजन के बारे में भी बात करेंगे। चलिए तो बात करते हैं ढाक के बारे में। तो ये पिक्चर आपको देख के समझ सकते हो। तो ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ना, ये ढोल है बेसिकली, ठीक है, काइंड ऑफ ढोल है, ढोल की वैरायटी है एक। इसे वहां लोकली ढाक कहा जाता है। ये काफी हैवी होता है, बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको आपको गले में कैरी करना पड़ता है और कमर पे बांधना पड़ता है। एक तरफ से ये थोड़ा सा ब्रॉड रहता है, दूसरी तरफ से थोड़ा सा नैरो रहता है। और इसके एक तरफ से थोड़ी हैवी साउंड आता है, दूसरी तरफ से थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा सा ट्रेबल ज्यादा आता है, बास कम आती है। और यहाँ पे जो है गोट, जो बकरी होती है बेसिकली, उसके चमड़े का यूज किया जाता है, उसकी स्किन का यूज किया जाता है ताकि इसमें से साउंड निकले। अब सवाल इसमें यह है कि भाई ये जो ढाक है ना, क्योंकि यार ये उठाने में बहुत भारी भरकम होता है, फिजिकली बहुत टायरिंग होता है, तो इसलिए ट्रेडिशनली इसको मेल्स के द्वारा ही यूज किया जाता था। लेकिन पहली बार दुर्गा पूजा में इसको यूज किया जाएगा 10 फीमेल ढाकीज के द्वारा। उन्हें ढाकी कहा जाता है बेसिकली, जो ढाक को बजाते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक, आप इसे वीमेन एम्पावरमेंट कह सकते हो, या फिर आप इसे ब्रोकेज ऑफ स्टीरियोटाइप भी कह सकते हो। जो ट्रेडिशनली जो मेल डोमिनेटेड रोल था, वो अभी फीमेल भी वहां पे एंट्री कर रही हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस आप आर्टिकल को पढ़ सकते हो। मेंस में भी अगर आपको इस तरह के कोई सवाल आता है जहां पे वीमेन एम्पावरमेंट को लेके या ट्रेडिशनल जो पेट्रियार्की, इस तरह के सवाल कोई आते हैं ना एग्जाम में, तो आप इस तरह का एग्जाम्पल डेफिनेटली वहां पे डाल सकते हो। तो ये इसी वजह से न्यूज में था। तो वहां पे एक महिला ढाकी बड़ धमराज संप्रदाय, एक बेसिकली ग्रुप है महिलाओं का जो ये बजाती हैं ढाक, उनके द्वारा ये अभी वहां पे परफॉर्म किया जाएगा। इसी वजह से थोड़ा सा न्यूज में था। बाकी ढाक के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता ही दिया। एक सिलेंड्रिकल और बैरल शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। मैंगो ट्री की जो लकड़ी होती है उससे बनाया जाता है। बंगाल और असम के अंदर इसको ज्यादा यूज किया जाता है, खासकर दुर्गा पूजा के दौरान बहुत फेमस होता है। और गोट स्किन का यूज किया जाता है, मैंने आपको ये बता ही दिया है। ठीक है, और एक लकड़ी होती है बैम्बू से बनी हुई ज्यादातर, जो इसके ऊपर बजानी पड़ती है, उससे ये बजता है। खासकर जो शक्ति और जो शैव जो फॉलो करने वाले हैं लोग, उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं उस पर ज्यादा यूज किया जाता है। 17th सेंचुरी के बाद कंटिन्यूसली इसका यूज होता है। 17th सेंचुरी से पहले इसका यूज बहुत ही कम या ना के बराबर सुनने को मिलता है। और दुर्गा पूजा में बहुत ज्यादा यूज होता है। हालांकि मुहर्रम वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन दुर्गा पूजा में थोड़ा ज्यादा फेमस माना जाता है। चलिए, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं या पीवीटीजीज हैं, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कोई ना कोई स्कीम लेके आती रहती है। क्योंकि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ट्राइबल विलेजेस हैं या पीवीटीजीज हैं, वो देश के सबसे पिछड़ा वर्ग, सबसे बैकवर्ड वर्ग माना जाता है, एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली। तो उनको अपलिफ्ट करना सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अभी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है वो शुरू किया गया है। कल 2 अक्टूबर थी, तो गांधी जयंती थी, और उस उपलक्ष्य में जो है वो यूज किया गया, चलाया गया बेसिकली। तो ये झारखंड से जो है इसकी शुरुआत होगी। और बेसिकली इसमें वही है, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, सड़कें भी बनानी है, स्कूल भी बनाना है, बिजली भी प्रोवाइड करवानी है, मोबाइल नेटवर्क भी प्रोवाइड करवाना है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, जो डेवलपमेंट जो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो सब यहाँ पे करना है अंडर दिस स्कीम। 5 साल का इसके लिए समय दिया गया है और अच्छा खासा पैसा
79,000 करोड़ जो है इसको दिया गया है। तो बाकी वो जो दूसरी स्कीम थी वो इसके अंदर मर्ज कर दी जाएंगी मोर और लेस, और ये स्कीम जो है वो चलाई जाएगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो। इससे पहले भी हमारे पास एक स्कीम है, पीएम जनमन स्कीम है, जो कि ट्राइबल्स को लेके है, खासकर पीवीटीजीज को लेके है। तो वहां पे भी काफी अच्छा खासा काम हुआ है। तो वहां से जो भी लर्निंग सरकार को मिली है उस लर्निंग का यूज हम लोग इस नई स्कीम के अंदर भी करेंगे। तो ये थोड़ा आपने उसको कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। धरती आबा क्या है? आबा मतलब अब्बा, आप कह सकते हैं अब्बा मतलब फादर। तो फादर ऑफ द अर्थ जो है धरती आबा जो है वहां से लिया गया है, क्योंकि बिरसा मुंडा जी को ये कहा जाता है, बिरसा मुंडा जी को फादर ऑफ द अर्थ या मदर अर्थ, ठीक है, वो कहा जाता है, उसके नाम पे है। तो बिरसा मुंडा जी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता ही होना चाहिए। झारखंड में पैदा हुए 1875 में। उसके अलावा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन होता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके अगेंस्ट में लड़े। और जो क्रिश्चियन मिशनरीज भी थे, मनी लेंडर्स थे। तो बेसिकली ट्राइबल लाइफ के अंदर ब्रिटिशर्स का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा था। उसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बिरसा मुंडा जी ने अपनी पूरी एक गोरिल्ला टेक्निक से एक फोर्स बनाई। तो गोरिल्ला अटैक किया करते थे ब्रिटिशर्स के ऊपर, और उस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। और सिर्फ बिरसा मुंडा जी एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे एक्चुअली, और इन्होंने एक अपना बाद में क्योंकि इनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गई तो एक स्पेशल रिलीजन भी चलाया गया जिसे बिरसेट रिलीजन कहा जाता है बेसिकली। और बिरसेट रिलीजन में बेसिकली कोई नया कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ ये होता है कि भाई जो ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज़ हैं ट्राइबल्स की वो वापिस उनमें जाएं, है ना। जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, नेचर के नज़दीक जाएं, झूठ मत बोलें, ठीक है, उस तरह की चीज़ें, एक्सप्लॉयटेशन मत करें नेचर का, और या फिर आपस में किस तरह से अपने अपने रिलेशन को रखना है, वो सब चीज़ें जो है इस धर्म के अंदर जो है वो कही जाती हैं। तो जब बिरसा मुंडा जी के लीडरशिप में जब इस तरह के अटैक ब्रिटिशर्स के ऊपर हुए तो मजबूरी में ब्रिटिशर्स को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 पास करना पड़ा। और इसके बाद कुछ हद तक ट्राइबल्स की जो लाइफ में इंटरफेरेंस था ब्रिटिशर्स का वो थोड़ा सा कम हो गया था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको पढ़ सकते हैं। पीएम जनमन योजना तो काफी पुरानी है, इसके बारे में हम लोग पहले कई बार बात कर ही चुके हैं, तो इसको आज भी यहां से करने कोई फायदा नहीं है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हैज फंड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए चाइनीज इकोनॉमी लगातार डाउन जा रही है, 3-4% के आसपास उसका ग्रोथ रेट जा रहा है। और खासकर अगर चाइना की स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो तो काफी डाउन जा रही है। कई सारे रीजन इसके हो सकते हैं। यूरोप के अंदर डिमांड कम है, इन्वेस्टमेंट का माहौल नहीं है। उसके अलावा अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है, जिस तरह से चाइना का एंगेजमेंट रशिया के साथ हो रहा है उसकी वजह से भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो चाइना से बाहर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए रिटर्न कम मिल रहा है। तो सीधी सी बात है भाई, जिन मार्केट्स में आपको रिटर्न कम मिलेगा उन मार्केट में आप क्यों इन्वेस्ट करोगे? आप तो बेटर अपॉर्चुनिटी देखोगे ना, आपका पैसा है, आप वहां पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे जहां पे सबको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है। तो चाइना की इकोनॉमी में वो नहीं हो रहा था फिलहाल, लेकिन अब चाइना ने $114 बिलियन का अपना एक फंड रिलीज किया है। तो जिसमें जो हैज फंड है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और रिटर्न बेसिकली ज्यादा मिलेगा। पिछले क्वार्टर में 6% का इंटरेस्ट रेट मिला है, उसे पिछले क्वार्टर में 12% का मिला है। और ये इंटरेस्ट जो ग्रोथ रेट है काफी अच्छी मानी जाती है, जिसकी वजह से दुनिया भर में जो इन्वेस्टर्स हैं, खासकर जो हैज फंड की मैं बात कर रहा हूँ, वो इन्वेस्टर चाइना के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसकी स्टॉक मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। इसलिए वजह से न्यूज में था। अभी आपसे नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम में ये पूछेगा भाई हैज फंड के बारे में 2-4 स्टेटमेंट आपको देगा यूपीएससी वाले, तो पूछेंगे आपसे बताइए भाई इनमें से कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो हैज फंड बेसिकली एक नॉर्मल फंड नहीं होता है। जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में 10,000 रुपये लगा दिया, 20,000 रुपया लगा दिया, कोई शेयर्स परचेज कर लिए। हैज फंड वैसे काम नहीं करता है। हैज फंड बेसिकली कुछ लिमिटेड पार्टनरशिप और प्राइवेट इन्वेस्टर्स का होता है। मतलब जैसे 5-7 लोग, 10 लोग, 20 लोग मिल जाते हैं, बहुत अमीर लोग होते हैं, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं एक साथ, ठीक है, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। तो कुछ ऐसे अल्ट्रा वेल्दी जो बहुत अमीर लोग होते हैं ज्यादातर, ठीक है, वो लोग अपने 10-20 लोग के ग्रुप बनाते हैं, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट एक साथ करते हैं, ठीक है, पूल इन करके उस फंड को। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ये सेफ एरियाज में नहीं करते हैं हैज फंड वाले। हैज फंड वाले कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मैच्योरिटी ज्यादा होती है, उतना ज्यादा जो है रिटर्न भी शायद कम मिलता है। तो हैज फंड बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, जहां पे रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो वेल्दी जो लोग होते हैं, अमीर लोग, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी रिस्की होती है, लेकिन भाई सीधी सी बात है, रिस्क है तो इश्क है
है ना, मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड, सीधी सी बात है। तो ये लोग ज्यादातर उस एरियाज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कहीं रियल एस्टेट में कर दिया या कोई नई टेक्नोलॉजी कहीं पे है उसके अंदर आपने कर दिया, तो इन्हें हेज फंड बोलते हैं बेसिकली। और ये लोग अपने फंड को खुद मैनेज नहीं करते हैं, स्पेशल हेज फंड को मैनेज करने वाली कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं, वो इनको फर्दर इन्वेस्ट करती हैं। अब मान लो आपके पास 20 करोड़ रुपए है, आपको तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना आता, आपने तो पढ़ाई नहीं कर रखी है, तो आप एक हेज फंड का अप्रोच करोगे, बोलोगे भाई साहब मेरे पास 20 करोड़ रुपए पड़े हैं, आप मुझे इसको ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा मिलता है। अब वो बोलेगा साहब देखो 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन डूबने का चांस भी है ना, 10% डूबने का चांस है, 90% चांस है कि डबल हो जाएगा। तो वो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ब्लैक मनी है, डूब भी गए कोई दिक्कत नहीं, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। तो ये जो लोग हैं बेसिकली थोड़ा रिस्की रहते हैं और उन एसेट्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं जहां पे ट्रेडिशनली इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। और यहाँ पे जो रेगुलेशन है, जैसे सेबी का रेगुलेशन है, वो भी उतना ज्यादा नहीं होता। तो ये थोड़ा सा हेज फंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। जैसे कई बार शॉर्ट सेलिंग में ये लोग पैसा खूब कमाते हैं, मार्केट जब डाउन जाती है तो ये लोग पैसा कमाते हैं शॉर्ट सेलिंग करके, तो उस तरह के एसेट्स में ये लोग करते हैं। चलिए, क्रूज भारत मिशन छोटा सा टॉपिक है बेसिकली। अभी देखिए यार, इंडिया में ना बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, 7516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है इंडिया में। तो हमारे यहाँ पे हर तरफ तीन तरफ तो पानी ही पानी है इंडिया में। तो यहाँ पे हम लोग क्रूज टूरिज्म, क्रूज शिपिंग डेवलप करना चाहते हैं, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन अब तो कर नहीं पाए। आप इटली जैसे छोटे से कंट्री को देखिए, इटली के अंदर इतना ज्यादा क्रूज शिपिंग फेमस है, टर्की के अंदर इतना फेमस है, दुनिया भर से लोग वहां पे आते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जनरेट करते हैं रेवेन्यू वहां की सरकारों के लिए, एजेंसीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, टूरिज्म बढ़ता है। इंडिया वो सब क्यों नहीं कर पा रहा है, जबकि हमारे पास उनसे बहुत ज्यादा पानी है यार, है ना। तो क्रूज भारत मिशन के अंडर में सरकार यही कहने की कोशिश कर रही है कि अगले 5-6 सालों के अंदर हम लोग बेसिक 2030 तक का टारगेट रखा है, इंडिया में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रूज शिपिंग को बढ़ाएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, इसको इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और ग्लोबल हब के तौर पे हम लोग सामने आ सकते हैं, ये कहना है। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे जो ट्रैफिक है क्रूज पे जाने वाले लोगों की, दैट इज 4.6 लाख ओनली। तो फिलहाल हम इसको इंक्रीज करके जो है कई लाख जो है और इंक्रीज करना चाहते हैं 2030 तक। बस इतना ही याद करना, इससे ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं था। चलिए, माउंट इरिबस, तो ये देखिए जरा, अंटार्कटिका का पिक्चर है भाई ये, ठीक है। और यहाँ पे है एक आइस शेल्फ, और ये है आपका माउंट इरिबस, ठीक है जी। ये रोस आइलैंड है, रोस सी है बेसिकली, यहाँ पे पड़ता है ये, थोड़ा आपको लोकेशन इसकी पता होनी चाहिए। इसकी खास बात ये है कि अभी ये इरप्ट हुआ, इस इरप्शन से धुआं निकला है, जो ऐश निकली है, जो डस्ट निकला है, उसके अंदर गोल्ड डस्ट है, ठीक है। यहां से कई 100 किलोमीटर दूर तक, 800-900 किलोमीटर दूर तक, जब वो स्मोक डस्ट सेटल डाउन हुआ तो ग्राउंड के ऊपर सॉलिड गोल्ड मिला है, सॉलिड गोल्ड मिला है। देखिए, ऐसा नहीं है कि भाई ये दुनिया का एकमात्र ऐसा वोल्केनो है जो गोल्ड निकाल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी आज तक जहां से भी गोल्ड निकला है वो लिक्विड की फॉर्म में निकला है, या तो या गैस की, मोस्टली गैस की फॉर्म में निकला है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे कोई सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में एक्चुअली गोल्ड निकला है। और इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब नीचे से ये मैग्मा आ रहा होगा तो नीचे कुछ गोल्ड होगा, ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर की वजह से वो गैस में कन्वर्ट हो गया, बाहर आया। बाहर टेम्परेचर है बहुत कम, -40 -50 डिग्री टेम्परेचर है। तो जैसे ही वो बाहर आया, वो जो गैस थी, जो डस्ट थी, वो बेसिकली वो क्रिस्टलाइज हो गई और वो सॉलिड में तुरंत कन्वर्ट हो गई। इस वजह से आपको यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में छोटे छोटे टाइनी जो कण होते हैं, छोटे छोटे, उस फॉर्म में यहाँ पे गोल्ड दिख रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये न्यूज में था। अब बाकी थोड़ी मोटी डिटेल कर लेते हैं इसकी। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, गोल्ड डस्ट वगैरह। रोस आइलैंड की लोकेशन हम लोगों ने देख ली है। तो बेसिकली ब्रिटिश एक नेवल ऑफिसर हुआ करते थे, मिस्टर जेम्स क्लार्क रोस, उनके नाम पे ये पड़ा था। उनका जो शिप था उसका नाम था इरिबस, तो उसके नाम पे ये पड़ा है, और जो सी है वो इनके नाम पे पड़ा है। तो ये थोड़ा सा आपने इसको याद रखना है। एक स्पेशल काइंड ऑफ मिनरल भी इसमें से निकलता है जिसको बोलते हैं फोनोलाइट, ठीक है, फोनोलाइट बोलते हैं उसको। और फोनोलाइट जब बाहर आता है और सॉलिडिफाई होता है, इसमें से बड़ा अच्छा साउंड निकलता है बेसिकली,
ठीक है, आप जब इसको हिट करते हो किसी पत्थर से या किसी लकड़ी से, किसी से, इसमें से बड़ा अच्छा रिंगिंग साउंड निकलता है। ये इसकी जो है थोड़ी सी खास बात है। बाकी ये जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है वो उसका स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन बोलते हैं। स्ट्रोम्बली मेडिटेरेनियन ओशन के अंदर एक वोल्केनिक पीक है। स्ट्रोम्बली को कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। तो उस स्ट्रोम्बली की खास बात यह है कि स्ट्रोम्बली से काफी बेसोल्टिक लावा भी निकलता है। जनरली वोल्केनो से ज्यादातर केस में एसिडिक निकलता है, लेकिन यहां से थोड़ा बेसोल्टिक निकलता है। तो ये भी थोड़ी इसकी खास बात है, थोड़ा आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये अंटार्कटिका का सेकंड मोस्ट एक्टिव वोल्केनिक इरप्शन है, और दुनिया का सबसे साउथ में पड़ने वाला, सदर्न मोस्ट लोकेशन में पड़ने वाला ये एक वोल्केनिक पीक है। थोड़ा उस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखें। चलिए, इजराइल मिली देखिए, हिजबुल्लाह के जो लीडर थे उनको मार दिया गया इजराइल के द्वारा जब लेबनान पे अटैक हुआ। अब उसके रिएक्शन में ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है। तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम काफी एडवांस माना जाता है, काफी टेक्नोलॉजी बेस्ड माना जाता है। तो ईरान के डिफेंस सिस्टम के अंदर 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आयरन डोम, जो काफी न्यूज में भी रहता है, डेविड स्लिंग एंड एरो 2 एंड एरो 3, ये 3 बेसिक एक डिफेंस की लाइन होती है। आयरन डोम की जो बेसिकली रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती है, ये 4 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर होता है। तो जैसे ही इजराइल की तरफ कोई मिसाइल आती है उसको इंटरसेप्ट कर लेता है, और ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये उसको इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इसमें एक इंटरसेप्टर की जो कीमत है वो $50,000 रहती है, तो काफी महंगा सिस्टम आता है ऑब्वियसली। और गाजा से या लेबनान से जो अटैक होते हैं यूजली इजराइल के ऊपर, तो आयरन डोम सिस्टम का यूज किया जाता है। फिर एक आता है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर तक हो सकती है। तो मीडियम टू लॉन्ग रेंज एक इंटरसेप्टर है, राफेल के द्वारा ये बनाया गया है। इसमें से एक इंटरसेप्टर मिसाइल की जो कीमत है वो $1 मिलियन है भैया। $10 लाख सिर्फ एक को इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करने में खर्च आता है। हालांकि इनकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है, 90% एक्यूरेसी है इन दोनों सिस्टम की। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मिसाइल अटैक एकदम से कर दिए जाएं तो कभी कभी सिस्टम जो है ओवरवेल्म हो जाता है, तो कोई कोई मिसाइल इजराइल के ऊपर गिर सकती है। एरो 2 एंड एरो 3 ये थोड़ा और लॉन्ग रेंज में चला गया, जिसमें आप जो है 100 किलोमीटर में जो बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनको ये इंटरसेप्ट कर सकता है। और जो एरो 3 है ये तो थोड़ा और एडवांस हो गया, 2400 किलोमीटर बेसिकली इसकी रेंज होती है, और 2017 में इसको डिप्लॉय किया गया है। मोस्टली ये जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इजराइल के साइंटिस्ट ने और अमेरिका के साइंटिस्ट ने मिलकर बनाई है। तो अमेरिका के साथ इजराइल का भाईचारा तो खास है ही, तो ये इस तरह से काम करता है। चलिए, स्वोलो टेल बटरफ्लाई, ये पिक्चर आप यहाँ पे क्लियरली देख ही सकते हो। ये अभी आजकल न्यूज में है इस वजह से क्योंकि सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, ठीक है, सिट्रस फ्रूट वहां पे जो है जैसे एंट्रोफिनेरा, लैम्पोटेराना और जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, रुटीसिया, लुरीसिया एंड ऑल दैट, ये इनके ऊपर रहती है बटरफ्लाई। ये नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बटरफ्लाई का नाम याद रखना है, स्वोलोटेल बटरफ्लाई। अब समस्या ये हो रही है कि ये जो होस्ट ट्रीज हैं जहां पर ये बटरफ्लाई रहती है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उनकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। वहां पे टी प्लांटेशन की जा रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से इनको ये होस्ट जो प्लांट था उनकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से ये बटरफ्लाई की भी डेथ हो रही है। और बटरफ्लाई इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, क्योंकि बटरफ्लाईज इंसेक्ट खाती हैं, और जब इंसेक्ट खाएंगी तो हमारी जो क्रॉप्स हैं, हमारे जो जंगल है, हमारा इकोसिस्टम है वो सेफ रहता है। इस वजह से थोड़ा सा न्यूज में था। ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज जो हैं इस वैरायटी की पाई जाती हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपने ये याद रखना है कि स्नो टेल बटरफ्लाई। सिंपली एग्जाम में कई बार सिंपली वो क्या करता है, 4-5 ऑर्गेनिज्म का नाम देता है, फिर पूछ लेता है आपसे, बताओ भाई इनमें से कौन सी बटरफ्लाई है, कौन सा इंसेक्ट है, कौन सा बर्ड है, कौन सा फिश है। ऐसे सवाल आजकल यूपीएससी पूछता है। तो आपने भी याद रखना कि जो स्वॉलो टेल है ये एक बटरफ्लाई है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलती है। बस उस कॉन्टेक्स्ट में से आपने इसको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। कमेंट सेक्शन में कई बच्चों का मैसेज था कि सर फाउंडेशन कोर्स का कुछ बता दीजिए, तो बताता चलता हूं मैं आपको। हमारा फाउंडेशन कोर्स जो है बहुत ही जल्दी अभी 10-15 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाला है 2025 के लिए।
आप 2026 के लिए भी करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्क्रैच से ही पढ़ाई करवाई जाती है आपकी, बिल्कुल एनसीईआरटी से स्टार्ट करवा के एडवांस लेवल पे आपको पढ़ाई कराई जाती है। नोट्स आपको प्रॉपर्ली मिलते हैं, क्लास में डिक्टेशंस भी होती हैं, टीचर से आप सवाल पूछ सकते हो ड्यूरिंग द क्लास इटसेल्फ, बाद में डाउट सेशन भी रखे जाते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं टेलीग्राम पे, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडेशन कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल करके कर सकते हो। इवन 1-to-1 मेंबरशिप भी आपको मिलती है अगर आप लेना चाहते हैं, तो सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।